हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आई एस में आपका स्वागत है। दोस्तों हम लोग अभी डीपीपी करेंगे। डीपीपी का फुल फॉर्म है डेली प्रैक्टिस पेपर, जहाँ पे हम लोग जीएस के क्वेश्चंस को दोस्तों प्रैक्टिस करते हैं, जो आपके ईपीएफओ के लिए ज़रूरी है। साथ ही साथ यूपीएससी प्रीलिम जो आपका 28 मई को है, उसके लिए भी ज़रूरी है। ये लेक्चर हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, ठीक है। हम लोग का टारगेट है कि एग्ज़ाम के शुरू मतलब जब स्टार्ट होगा आपका, उसके पहले हम लोग 5 से 6 हज़ार जीएस के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। इसी चैनल पे आपको ईपीएफओ के लिए भी लेक्चर आ रहा है दोस्तों, और करंट अफेयर भी आपका डिस्कशन किया जा रहा है। साथ ही साथ मृणाल सर का इकोनॉमी, लक्ष्मीकांत पॉलिटी, सब जो है टाइम बेसिस पे कंप्लीट किया जा रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं जीरो आईएएस का चैनल। मेरा नाम राहुल बर्नवाल है, जो इस लेक्चर को प्रेजेंट कर रहा है आपके सामने। मैं एक ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ दोस्तों। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में और यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों, ठीक है। तो ये जो टेस्ट है, इसका हम लोग 1 से 25 तक क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। अभी तक हम लोग डीपीपी के तहत दोस्तों हम लोग जो है डीपीपी के तहत 250 से 300 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर चुके हैं, जिसका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। वहाँ से आप डीपीपी को देख सकते हैं, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। आप देखेंगे कि किस तरह से मैं क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। मैं सिर्फ ज्ञान का अप्लाई नहीं करता हूँ, नॉलेज अप्लाई नहीं करता हूँ, नॉलेज ट्रिक्स भी अप्लाई करता हूँ, लॉजिक भी अप्लाई करता हूँ। जो भी यूपीएससी लैंग्वेज किस तरह से फंसाता है क्वेश्चंस में, वो भी अप्लाई करता हूँ। तब जाके आपको यूपीएससी में, सिविल सर्विस में और ईपीएफओ में आपका जीएस का क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो इस लेक्चर को अच्छे से समझिएगा, देखिएगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा। आप इसको खुद रियलाइज़ करेंगे जब आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे यूपीएससी में, ठीक है। तो चलिए, इसका ये पीडीएफ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में है दोस्तों। इसका मैं पीडीएफ को आप टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, ठीक है, जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके पीडीएफ जो होते हैं दोस्तों लेक्चर्स का, वहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मेरा नाम राहुल बर्नवाल है दोस्तों। मैं ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर हूँ। साथ ही साथ मैंने यूपीएससी का मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस का मेंस 2021 में दिया है दोस्तों, ठीक है। तो आपको डरने की बात नहीं है, और आप मोटिवेटेड होइए, कॉन्फिडेंट रहिए कि आप एक सिलेक्टेड ऑफिसर के अंडर में पढ़ रहे हैं, ठीक है, उनके गाइडेंस में, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो 1 से 25 तक के क्वेश्चंस को हमने डिस्कस कर चुके थे पहले। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर दोस्तों नेक्स्ट 25 क्वेश्चन तक देखेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पढ़िए आप। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्ट काउंसिल। तो उत्तर पूर्वी परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोल रहा है, इट वॉज इस्टेब्लिश्ड अंडर द स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956। इसका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत किया गया था। इट कंप्राइजेज गवर्नर्स एंड चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल द 8 नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स। बोल रहा है, इसमें सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। फिर है, द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इज इट्स एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री इसका पदेन अध्यक्ष होता है। कौन सा सही नहीं है, मुझे गलत वाला पता करना है, कौन सा गलत है मतलब, है ना। तो देखिए दोस्तों, आपको लक्ष्मीकांत अगर आपने पढ़ा होगा दोस्तों, ये जो टेस्ट है उसमें सिर्फ इन्वायरमेंट के क्वेश्चन नहीं है, बल्कि इसमें पॉलिटी भी आपको मिक्स मिलेगा, इसमें आपको इन्वायरमेंट भी मिलेगा, इसमें आपको करंट अफेयर भी मिलेगा। तो आपको मज़ा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है। तो देखिए, नॉर्थ ईस्ट काउंसिल जो दोस्तों स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अंडर नहीं बना था, ठीक है। अपने लक्ष्मीकांत ने पढ़ा होगा, ये बना था नॉर्थ ईस्ट काउंसिल, उत्तर पूर्वी परिषद 1971 अधिनियम के तहत। तो हमारा पहला गलत है, ठीक है। उसके बाद इसमें सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री शामिल होते हैं, सही बात है। 8 उत्तर पूर्वी, इसमें कौन से हैं, 7 तो उत्तर पूर्वी का हो ही गया प्लस सिक्किम, तो टोटल 8 राज्यों के राज्यपाल और उसके मुख्यमंत्री शामिल होते हैं। एकदम सही क्वेश्चन, सही है ये। फिर है, केंद्रीय उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जो इसके चेयरमैन नहीं होते हैं दोस्तों, इसका चेयरमैन कौन होता है, गृह मंत्री अमित शाह। और जो ये है उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्री जो होता है, यूनियन मिनिस्टर ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्ट रीजन, इसका ही चेयरमैन नहीं होता है, बल्कि वाइस चेयरमैन उपाध्यक्ष होता है, ठीक है। तो हमारा कौन सा गलत है दोस्तों, तो इस पर क्रॉस का चिन्ह है, तो वो 1 और 3 पे, तो इसका आंसर होगा डी, ठीक है। आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। समझ गए। तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। बोल रहा है कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित सुर्खियों में रहा प्रचंड क्या है, ठीक है। तो डिफेंस सिक्योरिटी से रिलेटेड है, एक चीज़ था प्रचंड। तो प्रचंड क्या था, तो इसको एलिमिनेट करके बनाने की कोशिश करते हैं। बोल रहा है, ये एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, ये एक परमाणु पनडुब्बी है, ये एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, और अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है दोस्तों। देखिए, प्रचंड मतलब क्या होता है दोस्तों, जब वो प्रचंड का मतलब क्या समझते हो कि जब मतलब याद करो, प्रचंड मतलब पूरा हवा हुआ, पूरा उठ चलना, महावर, वो क्या उसको बोलते हैं, साइक्लोन टाइप का होता है ना, प्रचंड बोलते हैं ना, प्रचंड जी, जो पूरा हवा वो उड़ेगा। तो इसका मतलब वो कुछ उड़ने वाला चीज़ है, बात समझ में आए, ठीक है। तो उड़ने वाला चीज़ 2 हो सकता है। अब मिसाइल उड़ता तो नहीं है भाई, ये तो नहीं होगा। और ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, मतलब ऐसा मिसाइल जो टैंक को उड़ाने का है, तो ये नहीं। परमाणु पनडुब्बी, ये भी नहीं।
अब मेरा बचा अंतर महाद्वीप बैलिस्टिक मिसाइल, मतलब एक कंटिनेंट से दूसरे कंटिनेंट को मारने वाला मिसाइल। दोस्तों इंडिया भी तो इसको परीक्षण थोड़ी ना करेगा, ये सब देश कौन कर रहा है प्रशिक्षण, ये करता है नॉर्थ कोरिया और अमेरिका करता है। इंडिया ऐसा मिसाइल को प्रशिक्षण नहीं करता है। प्रचंड मैंने समझ गया, जो हवा से रिलेटेड होगा उसी का नाम प्रचंड हुआ। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर। ठीक है, लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर मतलब छोटा हेलीकॉप्टर जिसको हम लोग लड़ाकू के लिए यूज करते हैं। समझ में आए? तो इस तरह से आप नॉलेज अप्लाई करोगे, लैंग्वेज पकड़ोगे तो आराम से आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों सॉल्व हो जाएगा। अभी और आपको धीरे धीरे सीखने को मिलेगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो एक तरफ हमारा इंडस्ट्रियल रीजन है और दूसरी तरफ है लोकेटेड इन, किस देश में है। तो एक तरफ औद्योगिक क्षेत्र है और एक तरफ अवस्थिति है। आपको मैच करना है कि कितने सही हैं। तो कुजबास क्षेत्र, तुर्कमेनिस्तान। दोस्तों अगर आप देखोगे कुजबास अगर नाम है तो कहाँ से आपको रिलेशनशिप है, रसिया से थोड़ा सा, जैसे मॉस्को। तो आप देखोगे तो थोड़ा सा का लिखता है ना, जैसे डॉनबास। तो डॉनबास कहाँ था, आपका डॉनबास रीजन आपने पढ़ा होगा, रसिया यूक्रेन में के बीच में डिस्प्यूट हो रहा था। तो उसी तरह कुजबास मतलब ये तुर्कमेनिस्तान नहीं है, ये रसिया का एक पार्ट है। नाम से आपको पता चल गया। जैसे मैं बोलूँ राहुल, तो आपको राहुल नाम से पता चल गया भाई ये इंडिया है। मैं बोलूँ सलमान बिन अल सईदी, तो इसका मतलब आप क्या सोचोगे, यार ये मुस्लिम कंट्री से रिलेटेड है। समझ रहे हो ना। मैं बोल दूँ सिन्हा जी, तो आप समझेंगे कि बिहार और जो है यूपी का एरिया का होंगे। मैं बोल दूँ अरविंद सुब्रमण्यम, इसका मतलब सोचो साउथ इंडिया। तो जैसा नाम होता है उसी तरह वो प्लेस से लोकेटेड होता है। तो कुजबास कहाँ हो दोस्तों, तुर्कमेनिस्तान। ये कहाँ है, रसिया। ठीक है, तो हमारा जो है उसके बाद देखिए अपलेशियन। तो अपलेशियन को कौन नहीं जानता है दोस्तों, अपलेशियन माउंटेन आपने सुना भी होगा। अपलेशियन माउंटेन ये अमेरिका में, एकदम सही। सॉन पॉलो कौन नहीं जानता है दोस्तों, सॉन पॉलो को। सॉन पॉलो को पता है, ये आपका साउथ कोरिया में नहीं है। पॉलो जो होगा, अब देखो साउथ कोरिया में नाम क्या होता है, वांग की मुन, ये सब होता है ना। सिंह जी उसका, देखो अब उसका जो राष्ट्रपति है नॉर्थ कोरिया का, कैसा नाम है कि नहीं। तो उसका प्लेस का भी उसी तरह नाम होगा कि नहीं। साओ पॉलो थोड़ा अंग्रेजी टाइप का नाम लग रहा है, थोड़ा मतलब ये लग रहा है थोड़ा ब्राज़ीलियन टाइप का नाम है कि नहीं। जैसे रियो डी जेनेरियो, साओ पॉलो, समझ रहे। तो ये हमारा साउथ कोरिया नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, समझ में आया। तो इसका मतलब 1 और 3 मेरा गलत है। गौतेंग क्षेत्र, साउथ अफ्रीका। तो गौतेंग क्षेत्र दोस्तों कहाँ पे है, साउथ अफ्रीका में। ठीक है, यहीं पे आपका जोहान्सबर्ग ये सब लोकेटेड है। ठीक है, तो नाम के आधार पे भी आप क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। यह एक नया ट्रिक है जो मैंने पहले भी बताया आपको, कि नाम के आधार पे भी क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो कितने पेयर करेक्टली मैच है दोस्तों, दूसरा और चौथा सिर्फ 2 पेयर। ठीक है, तो 28 का आंसर क्या होगा दोस्तों, बी। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। समझ रहे हो ना किस तरह से मैं ज्ञान भी अप्लाई कर रहा हूँ, लॉजिक भी अप्लाई कर रहा हूँ, ट्रिक भी अप्लाई कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ द जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री अलॉन्ग द हुगली बेसिन। तो हुगली बेसिन में हम लोग को जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, हुगली बेसिन में जूट उद्योग का है, वो क्यों है, ऐसा पूछा है। बोल रहा है अवेलेबिलिटी ऑफ एबंडेंट वाटर फॉर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ जूट। बोल रहा है कच्चे जूट के प्रसंस्करण हेतु प्रचुर मात्रा में जल की उपलब्धता। तो सही बात है, हुगली एक नदी है दोस्तों और वहाँ पे जल है, तो कच्चा जूट का प्रसंस्करण कर सकते हैं। एकदम सही क्वेश्चन है ये। बोल रहा है क्षेत्र में लेटराइट और बजरी वाली मृदाओं की उपस्थिति। लेटराइट एंड ग्रेवल सॉइल, आपको पता है दोस्तों लेटराइट जो होता है बहुत जो है बेकार मिट्टी होता है। और ये कहाँ पाया जाता है, याद रखिएगा, लेटराइट मिट्टी वहाँ पे पाया जाता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी पड़ेगा और बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगा। ऐसा है क्या दोस्तों कलकत्ता में, नहीं, कलकत्ता में पानी बहुत है, गर्मी थोड़ी उतना ज़्यादा है कि नहीं। तो हमारा ये नहीं होगा। और ये वैसे भी हमको जूट को उगाना है, जूट को नष्ट थोड़ी ना करना है। लेटराइट सॉइल में क्या क्या उगता है, काजू वाजू उगता है। ठीक है, तो हमारा ये भी जो है दोस्तों गलत होगा। ठीक, तो दूसरा गलत है। जैसे ही दूसरा को आपने काटा, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, ये ऑप्शन गया, हम क्योंकि हमें सही पूछा है। ठीक है, करेक्ट आंसर पूछा है, तो हमारा ये चला गया तीनों ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 1, 3 एंड 4। ठीक है, इसका मतलब तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है। सही बात है कि अगर वाटर और लैंड का ट्रांसपोर्ट होगा, परिवहन अच्छा होगा, तो हम बना के उसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। फिर जूट उत्पादक क्षेत्रों से निकटता, जहाँ पे जूट उग रहा है उसके बगल में इंडस्ट्री होगी तो ज़्यादा ग्रोथ होगा, इसीलिए है। फिर कताई और बुनाई के लिए सुविधाजनक शुष्क जलवायु। दोस्तों शुष्क जलवायु नहीं, वैसे भी देखो कलकत्ता जो है वो नम जलवायु है ना, मॉइस्ट है। शुष्क जलवायु में तो भाई तुम्हारा जूट आपका सूख जाएगा, उसका मॉइस्चर ख़राब हो जाएगा, पूरा ख़राब हो जाएगा जूट, है ना। तो ये हमारा गलत है, समझ में आ रहा है ना। तो ये हमारा गलत है दोस्तों। तो हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1, 3 और 1, 3 एंड 4।
वैसे भी देखो, अगर आप पाँचवा को भी एलिमिनेट करते हो कि नहीं, कलकत्ता में ड्राई क्लाइमेट तो होगा नहीं, कलकत्ता में हुगली नदी के पास, तो पाँचवा को अगर हटा दोगे तो मेरे 2 ऑप्शन हट गया। ठीक है, आपको चेक करना था दूसरा। तो लेटराइट तो आपको पता ही बहुत घटिया मिट्टी होती है, तो इसके लिए जो अच्छी मिट्टी होती है दोस्तों जूट इंडस्ट्री के लिए, वो होता है लोमी सॉइल। ठीक है, लोमी मिट्टी। अगला क्वेश्चन है, तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है, भारत में नगरीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रवृत्तियों में कौन सा सही है। तो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेंड्स होल्ड ट्रू फॉर अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन के बारे में क्या कथन सही है भारत में, वो बोल रहा है। बोल रहा है, स्वतंत्रता के बाद प्रत्येक दशक में कुल शहरी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। द टोटल अर्बन पॉपुलेशन हैज इंक्रीज इन एवरी डिकेड पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो सही बात है, जैसे जैसे समाज जो है विकसित होता है वैसे वैसे शहर का जनसंख्या बढ़ता है। ठीक है, सिंपल सा स्टेटमेंट है। आप भी देखिए अपने गाँव में, जैसे जैसे आप टाइम हो रहा है तो गाँव में कितने ज़्यादा लोग पहले रहते थे, अब जाओगे तो सब लोग जैसे बाहर में नौकरी कर रहा है, बाहर में पढ़ाई कर रहा है, तो गाँव की संख्या क्या हो रही है, कम, और शहर की संख्या क्या हो रही है, ज़्यादा। नॉर्मल चीज़ है। फिर बोले, स्वतंत्रता के बाद नगरीकरण की दशकीय वृद्धि दर में निरंतर वृद्धि देखी गई है। द डेसिनल ग्रोथ रेट ऑफ अर्बनाइजेशन हैज विटनेस ए कॉन्स्टेंट इंस्टेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस। देखिए दोस्तों, शहर का जनसंख्या बढ़ा है वो बात सही है, लेकिन उसका वृद्धि दर हमेशा बढ़ा होगा, ये कथन जो है हमेशा सही नहीं हो सकता। क्योंकि याद रखिएगा, किसी का जो वृद्धि दर होता है ना किसी भी चीज़ का, जनरली वो कभी भी सीधा नहीं बढ़ता है, मतलब बढ़ेगा नहीं, वो हमेशा अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन होता रहेगा। तो क्वांटिटी बढ़ जरूर सकता है, शहरीकरण बढ़ा है ये बात सही है, शहरीकरण का प्रतिशत का ग्रोथ रेट बढ़ा है ये गलत है। अगर यहाँ पे पूछेगा कि प्रतिशत बढ़ा है तो बढ़ा है, लेकिन जिस रेट से ग्रोथ हुआ है वो बढ़ा है, वृद्धि दर भाई ये नहीं है। वृद्धि दर का मतलब क्या हुआ कि अभी 2.9% अगर रह रहे हैं तो 3.9% बाद में रहेंगे, फिर 4.2 रहेंगे, ऐसा नहीं है। हाँ, ओवरऑल ज़रूर बढ़ा है, ठीक है, परसेंटेज ज़रूर बढ़ा है, लेकिन परसेंटेज का ग्रोथ रेट नहीं बढ़ा है। बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये हमारा गलत होगा। ठीक है, और ये इस याद रखिएगा, ये चीज़ कॉन्सेप्ट को आप याद रख लीजिए कि ग्रोथ रेट जो होता है किसी भी चीज़ का, ग्रोथ रेट वृद्धि दर, वो कभी भी हमेशा कॉन्स्टेंटली नहीं बढ़ता है, लगातार नहीं बढ़ता है। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन, इस चीज़ फिक्स कर लीजिए इस चीज़ को आप। ठीक है, जैसे बोलेगा इंडिया में जीडीपी बढ़ा है, सही बात है बढ़ा है, लेकिन बोलेगा जीडीपी का ग्रोथ रेट हमेशा बढ़ा है, नहीं। हम जीडीपी बढ़ा है ये बात सही है, लेकिन उसका वृद्धि दर बढ़ा है नहीं, ये सही नहीं है। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों, कौन सा सही है? तो केवल 1। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 बोल रहा, अरेंज द फॉलोइंग सिटीज ऑफ द वर्ल्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से दक्षिण के रूप में हम लोग को निम्नलिखित शहर को जो है अरेंज करना है दोस्तों। तो हांगकांग है, रोटरडैम है, केप टाउन है, रियो डी जेनेरियो। तो आपको पता है हांगकांग कहाँ है दोस्तों, चाइना के पास। रोटरडैम कहाँ है, नीदरलैंड। केप टाउन कहाँ है, साउथ अफ्रीका। रियो डी जेनेरियो कहाँ है दोस्तों, ब्राज़ील, है ना। तो देखिए सबसे ऊपर आपका नीदरलैंड आएगा नॉर्थ में, नीदरलैंड तो यहाँ है, यहाँ पे हांगकांग, केप टाउन और रियो डी जेनेरियो। तो केप टाउन आपका कहाँ, रियो डी जेनेरियो आएगा ब्राज़ील में, फिर आपका आएगा केप टाउन। केप टाउन मतलब साउथ अफ्रीका तो नीचे है। वर्ल्ड मैप बनाओगे दोस्तों, ये अफ्रीका है, अगर ये सऊदी अरेबिया है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे यूरोप हो गया, ठीक है, यहाँ पे आपका चाइना हो गया, तो यहाँ पे आपका हांगकांग है, यहाँ पे आपका नीदरलैंड है। तो नीदरलैंड की राजधानी है रोटरडैम, ठीक है, तो यहाँ पे हो गया। फिर आपका ये आएगा हांगकांग, फिर देखोगे आप तो ये आपका क्या है दोस्तों, यहाँ पे केप टाउन। और अगर हम बनाएंगे साउथ अमेरिका ऐसे है, ये हमारा ब्राज़ील है, यहाँ पे आपका ये है। तो सबसे ऊपर में ये रहा, फिर इसके बाद ये, उसके बाद ये, उसके बाद ये। तो मेरा आंसर होगा दोस्तों 2 1 4 3। तो 2 1 4 फिर 3, ठीक है, आंसर होगा 31 का ए। बात समझ में आया आपको? समझ में आया? सिंपल सा चीज़ है, पूछा था, उतना कुछ नहीं है। मैप बस आप बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि दीवार में मैप लगा होता है लेकिन देखते नहीं हैं। मैं सभी बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मैप को सिर्फ टांगने के लिए मत रखे दीजिए, उसको आप कम से कम डेली टाइम बेसिस पे 10 मिनट 15 मिनट बस ऊपर आप देख लो, नाश्ता करने के टाइम देख लो, ब्रश कर रहे हो तब देख लो, है ना। तो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। और पूरा मैप मत देखो, कंटिनेंट हिसाब से बांटो कि जैसे कि 5-6 दिन अफ्रीका को देखना है, 5-6 दिन एशिया को देखना है, और ध्यान से बस मोटा मोटी शुरू सबसे पहले किसी उस महाद्वीप के देशों को देखो, फिर छोटा छोटा शहर को देखो, तब आपको याद होगा मैप। अगर सोचोगे कि पूरा मैप एक साथ याद कर लेंगे, नहीं, महाद्वीप को देखो और महाद्वीप में जो देश आते हैं उसको देखो, फिर जाकर उसका मेन शहर को देखो, फिर नदी नाला ये सब वगैरह है तो वो देखो, तब आपको याद हो जाएगा। सिंपल है, ठीक है। चलिए, और अभी से कीजिए। कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में बताइए कि कितने बच्चे मैप को रेगुलर बेसिस पे देखते हैं, ठीक है। हम लोग तो पढ़ते थे जब, तो दिल्ली में देखते थे कि सबके रूम पे मैप टंगा होता था, लेकिन पढ़ते नहीं थे कोई, है ना। ठीक है,
अब अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो एक तरफ हमारा कैटेगरी है, दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शन है। तो बोल रहा है कृषि योग्य व्यर्थ भूमि किसको बोलते हैं? ऐसी भूमि जो एक कृषि वर्ष या उससे कम समय के लिए कृषि रहित रहती है। वर्तमान प्रतिभूमि क्या बोलते हैं? ऐसी भूमि जो 1 वर्ष से अधिक लेकिन 5 वर्ष से कम समय तक कृषि रहित रहती है। अब पुरातन प्रतिभूमि किसको बोलते हैं? वह भूमि जो 5 वर्ष से अधिक समय के लिए कृषि रहित रहती है, ऐसा बोल रहा है। तो करंट फैलो, जहाँ भी आपको बताया था मैंने दोस्तों, करंट मतलब क्या होता है? 1 साल से कम। तो जब भी 1 साल से कम हम लोग कृषि उसमें नहीं करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों, क्या बोलते हैं? करंट फैलो, ठीक है। और 1 साल से 5 साल तक रखेंगे तो उसको फैलो अदर देन करंट फैलो बोलते हैं, पुरातन प्रतिभूमि। और कृषि योग्य व्यर्थ भूमि उसको बोलते हैं जिसको हम लोग 5 साल से ज़्यादा छोड़ देते हैं। बात समझ में आए? तो कल्चरेबल भूमि होगा जो 5 साल से अधिक जो है हम लोग छोड़ देते हैं, मतलब ए का होगा ये, ठीक है। फिर वर्तमान प्रतिभूमि क्या होगा? जो 1 साल के लिए छोड़ते हैं, ये, ठीक है। और पुरातन प्रतिभूमि क्या होगा? जो 1 साल से 5 साल के बीच में छोड़ते हैं, समझे। तो हमारा फैलो अदर देन करंट फैलो ये जाएगा, इसका ये जाएगा, ठीक है, और इसका ये रहेगा। तो हमारा तीनों जो है गलत मैच है। कौन सा सही सुमेलित है, कौन सा करेक्टली मैच है दोस्तों? कोई नहीं, नन ऑफ द अबव, ठीक है। समझ में आ रहा है ना? तो तीनों में से कोई नहीं मैच है सही। समझ में आया? सिंपल है कॉन्सेप्ट। उसके बाद है लंबरिंग उद्योग कनाडा और स्वीडन के समशीतोष्ण क्षेत्रों की तुलना में साइबेरिया क्षेत्र में अपेक्षाकृत पिछड़ा हुआ है। द लंबरिंग इंडस्ट्री इज रिलेटिवली अंडर डेवलप्ड इन द साइबेरियन रीजन व्हेन कंपेयर टू द टेम्परेट रीजन्स ऑफ कनाडा एंड स्वीडन। लंबरिंग मतलब दोस्तों लकड़ी उद्योग। तो लकड़ी उद्योग जो है बोल रहा है कि साइबेरिया में विकसित नहीं है, जबकि कनाडा और स्वीडन में वो बहुत क्या है? विकसित है दोस्तों। क्या कारण है? तो पहला है कि साइबेरिया क्षेत्र में उपस्थित शंकुधार वनों के कारण, प्रेजेंस ऑफ कॉनिफेरस फॉरेस्ट इन द साइबेरियन रीजन। फिर है साइबेरिया की अधिकांश नदियों के आर्कटिक सागर में गिरने के कारण, द मेजोरिटी ऑफ रिवर्स इन साइबेरिया ड्रेन इनटू द आर्कटिक सी। फिर है व्यापक चयनात्मक कटाई करने के लिए उपकरणों की कमी के कारण, लैक ऑफ इक्विपमेंट टू डू एक्सटेंसिव एंड सेलेक्टिव कटिंग। फिर बोल रहा है यूरोप और अमेरिका की तुलना में साइबेरिया में वन संसाधनों के तेज़ी से पुनर्जनन के कारण, फास्टर रीजनरेशन ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज इन साइबेरिया कंपेयर टू यूरोप एंड अमेरिका। तो हम लोग इसको एलिमिनेट करके बनाएंगे दोस्तों। पहला देखिए, बोल रहा है कि साइबेरिया में जल्दी जल्दी जंगल का पुनर्जनन हो रहा है। तो दोस्तों ये तो अच्छा चीज़ है। अगर कोई भी फॉरेस्ट काट रहे हो आप और तुरंत ग्रोथ हो जा रहा है, इसका मतलब आपको तो वहाँ पे इंडस्ट्री को डेवलप होना चाहिए साइबेरिया में। लेकिन बोल रहा है साइबेरिया में जो है पिछड़ा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो है इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर फॉरेस्ट फास्टर जल्दी जल्दी ग्रोथ होगा, इसका मतलब साइबेरिया में ग्रोथ अच्छा होना चाहिए लकड़ी उद्योग का, लेकिन नहीं है ऐसा। तो ये हमारा दोस्तों गलत है, ठीक है। तो चौथा गलत है। जैसे ही चौथा आपने काटा, ये और ये कट गया। क्यों गलत हुआ चौथा, समझ में आ गया आपको? ठीक है। अब हमको चेक करना है, इसका मतलब देखिए 2 और 3 दोनों में, 2 और 3 दोनों में, मतलब 2 और 3 सही है। अब देखिए साइबेरिया क्षेत्र में उपस्थित शंकुधार वनों के कारण, ये भी दोस्तों अच्छा है, क्योंकि कॉनिफेरस फॉरेस्ट क्या होता है? जो कोन के टाइप में होता है, शंकुधार। तो अब साइबेरिया में बर्फ़ गिरता है तो पेड़ जो होता है उसमें पत्ता जो होता है, तो ऐसे अगर बर्फ़ क्या होगा? स्लिप कर जाएगा, है ना। इसीलिए शंकुधार वृक्ष होते हैं और शंकुधार वृक्ष से ही लकड़ी निकालते हैं। तो ये भी तो अच्छा चीज़ बताया जा रहा है। अगर साइबेरिया में पेड़ इस तरह निकल रहे हैं तो बढ़िया बढ़िया पेड़ है, तो इसी को तो काट के हम लोग लकड़ी बनाएंगे। तो ये भी नहीं होगा। ये अच्छा चीज़ है कि साइबेरिया में लकड़ी उद्योग है। साइबेरिया में क्यों लकड़ी उद्योग कनाडा और स्वीडन से कम है? क्योंकि साइबेरिया में जो नदियाँ हैं दोस्तों वो सब जम जाती है, और वो नदी किस में जाती है? आर्कटिक में। और आर्कटिक का आपको पता है कि एकदम ठंडा एरिया है। ठंडा एरिया है तो हमेशा उसमें बर्फ़ जमा होता है। लेकिन वहीं कनाडा और स्वीडन की जो नदियाँ होती है दोस्तों, वो आपका आर्कटिक में नहीं मिलती है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है? वो नदियाँ पिघल जाती है तो लकड़ी आसानी से वो लोग रख देते हैं ठंडा के मौसम में। फिर जैसे ही गर्मी आता है वो लकड़ी स्लिप होके किधर चली जाती है? पानी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाती है। लेकिन साइबेरिया में ऐसा नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आर्कटिक हमेशा सालों भर जमा रहता है। तो ये कारण है कि उसका पिछड़ा होने का। साथ ही साथ हम लोग साइबेरिया में मशीन नहीं है कि जो चुन चुन के लकड़ी को काटे। ये क्या करता है कि पूरे को एक बार में काट देता है। इससे क्या होता है? हम लोग सेलेक्टिव नहीं कर पाएंगे, है ना। तो ये भी हमारा साइबेरिया में खराबी है कि हम लोग लकड़ी जो है उद्योग अच्छा नहीं है वहाँ पे। तो ये और ये हमारा सही है, ठीक है, समझ में। बाकी जो पहला और चौथा ऑप्शन है ये तो बता रहा है कि साइबेरिया में लकड़ी उद्योग जो भी हल्का फुल्का ग्रोथ है उसका वो सकारात्मक पहलू है। समझ में आ रहा है? तो सही उत्तर कौन सा हुआ दोस्तों? 2 और 3। समझ में आ रहा है ना? तो
तो इस तरह से यूपीएससी आपको लैंग्वेज के थ्रू फंसा लेता है, तो आपको फंसना नहीं है, बस आप मेरे साथ कांटेक्ट में रहिए, पढ़ते रहिए, आपका हो जाएगा सिलेक्शन, टेंशन मत लीजिए। बस कॉन्फिडेंट रहो कि आप एक सेलेक्टेड ऑफिसर के गाइडेंस के अंदर पढ़ाई कर रहे हो दोस्तों। तो चाहे आपका यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो या ईपीएफओ का एग्जाम हो, दोनों निकलेगा, टेंशन मत लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 34, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन भारत की पहली क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र इस पाइपलाइन से जुड़े हुए हैं? तो बोला हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन इज इंडियाज फर्स्ट क्रॉस स्टेट गैस पाइपलाइन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी आर कनेक्टेड थ्रू दिस पाइपलाइन। तो सिंपल सा है क्वेश्चन। हजीरा कहाँ है दोस्तों? आपने पढ़ा हो गुजरात में, विजयपुर कहाँ है? एमपी में, और जगदीशपुर कहाँ है? यूपी में। तो ये जो पाइपलाइन है दोस्तों, अगर इंडिया का मैप बनाएंगे, ठीक है, ठीक है, इंडिया का मैप बनाएंगे, थोड़ा सा उल्टा हो गया तो कोई बात नहीं। तो हजीरा मान लो यहाँ पे गुजरात में, फिर विजयपुर कहाँ है दोस्तों? एमपी में, यहाँ एमपी है, फिर जगदीशपुर कहाँ है? यूपी में, ऐसा। उसके बाद ये पाइपलाइन सिर्फ यहीं नहीं जा रहा दोस्तों, ये आपका हरियाणा में भी जा रहा है, ठीक है। और ये पहला भारत का इंटर स्टेट क्रॉस पाइपलाइन, मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाला, ठीक है। तो हमें याद क्या रखना कि दमन दीव में नहीं जा रहा है, दमन दीव तो दोस्तों यहाँ पे है, और हजीरा है आपका यहाँ पे ऊपर में। तो हजीरा में कैसे जाएगा, है कि नहीं? हजीरा में जा रहा है, फिर यहाँ से एमपी, फिर आपका यूपी, फिर इधर से हरियाणा। तो गुजरात, हरियाणा, दिल्ली भी जा रहा है। अब हरियाणा में जा रहा है तो दिल्ली भी जाएगा ही, दिल्ली राजधानी है कि नहीं? दमन और दीव नहीं है दोस्तों। तो आंसर होगा 1, 3, 4 और 5, सी होगा। समझ में आ रहा है? तो गुजरात है, हरियाणा है, दिल्ली है, यूपी और एमपी भी है, ठीक है। तो 1, 3, 4 और 5, ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो भारत की कार्यशील आबादी की संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए पर्सन हु वर्क्स फॉर लेस देन 6 months इन ए ईयर इज कंसिडर्ड ए मार्जिनल वर्कर। तो बोल रहा है कोई भी आदमी जो साल में 6 महीने से कम काम करता है उसको सीमांत श्रमिक बोलते हैं। फिर द लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट इन इंडिया इज मोर देन 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। बोल रहा है भारत में जो श्रम बल है दोस्तों वो पूरे जनसंख्या का 50% है, ठीक है, से अधिक। तो ये तो सही है दोस्तों, मार्जिनल तो वही होता है कि जो एक साल में 6 महीने से कम काम करता है, ठीक है, उसको सीमांत बोलते हैं या मार्जिनल वर्कर बोलते हैं। देखिए भारत में श्रम बल कितना है दोस्तों? 50% थोड़ी ना है, कितना है भारत में? आपको भी याद होगा 40-42% के आसपास है, उससे ज़्यादा नहीं है दोस्तों, जिसको हम लोग लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बोलते हैं, ठीक है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है दोस्तों? कि हमारा जो भी लेबर फोर्स है, लेबर फोर्स मतलब जो भी जिसका एज 15 से 65 साल के बीच में, ठीक है, उसको हम लोग लेबर फोर्स बोलते हैं। और उस लेबर फोर्स में ये इसको वर्किंग पॉपुलेशन बोलते हैं। 15 से 65 साल की उम्र को क्या बोलते हैं? वर्किंग पॉपुलेशन, ठीक है। वर्किंग पॉपुलेशन में कितने लोग जॉब करना चाहते हैं और कितने लोग नौकरी छोड़ रहे हैं, ठीक है, उसका जो परसेंटेज होगा उसी को हम लोग बोलते हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट। तो इंडिया में कितना है? ये 42% के आसपास है, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये हमारा गलत होगा। तो कौन सा सही है दोस्तों? और याद रखिएगा जब भी यूपीएससी आपको डेटा देगा ना, डाटा, तो आपको अगर पता है कि नहीं सही है तभी तो आप सही मारिए, नहीं तो आप ज़्यादातर 99% चांस है कि डेटा आपको कोई भी अंक, कोई भी डाटा, कोई भी नंबर वो गलती देता है, ठीक है। और ये तो आपका ठीक है, ये तो आपको पता भी होना चाहिए ना, मार्जिनल वर्कर को 183 दिन से, मतलब साल में 6 महीने से अगर कोई घर पे बैठा है तो उसको मार्जिनल वर्कर बोलते हैं, ठीक। चलिए, तो इसका आंसर होगा दोस्तों केवल 1। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। महाकालेश्वर मंदिर, ये आपका हिस्ट्री से रिलेटेड है, तो आपको याद क्या रखना है? हिस्ट्री में अगर आपको पता है, ठीक है, कि फलाना चीज़ सही है या गलत है, तभी आप उसको मानिए कि गलत है, नहीं तो हिस्ट्री में 99% चांस ऐसा है कि हिस्ट्री के जो फैक्ट होते हैं दोस्तों वो सही होता है, ठीक है। चलिए, यह बोल रहा है महाकालेश्वर मंदिर जो उज्जैन में, ठीक है, तो महाकालेश्वर मंदिर उज्जैन, तो उज्जैन में कौन सी नदी बहती है दोस्तों? आपको पता होगा, यहीं पे कुंभ भी लगता है ना। भारत में कुंभ 4 जगह पे लगता है, बताइए तो कमेंट सेक्शन में वो 4 जगह कौन कौन सा है, और महाकुंभ कितने साल बाद होता है वो भी बताइए, ठीक है। तो बोल रहा है महाकालेश्वर मंदिर यह भारत के 18 महाशक्ति पीठों में से एक रूप में प्रतिष्ठित है, ठीक है। तो महाकाल कौन है दोस्तों? शिव भगवान। शिव भगवान, तो जहाँ शिव वहीं पे शक्ति कौन है? शिव भगवान की वाइफ, है ना। तो जहाँ शिव वहीं शक्ति, तो एकदम सही है, महाकाल होंगे तो महाशक्ति होगा, एकदम सही। ये बोला क्षिप्रा नदी की है, ये भी सही है, क्षिप्रा नदी के किनारे है ही। तो एक और 3 किस में है दोस्तों? 1, 2 एंड 3, एक और 3, यही ऑप्शन है बचा ना, इसका मतलब 2 ऑटोमेटिकली सही हो गया क्योंकि हमें पूछा है सही,
तो दूसरा भी सही है कि ये भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है। मतलब ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसका मुंह जो है वो किधर तरफ है, साउथ की तरफ, मतलब नीचे है। भगवान का मुंह जो है किधर है, साउथ की तरफ है। समझ में आए? तो हमारा तीनों सही है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से लॉजिक को अप्लाई करके क्वेश्चन बनाते हैं। जहाँ राधा वहीं तो कृष्ण है कि नहीं, जहाँ शिव वहीं तो शक्ति, सिंपल बात। और क्षिप्रा नदी को कौन नहीं जानता है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 37। बोल रहा है विथ रेफरेंस टू द नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल NGLV, ठीक है, निम्नलिखित कथनों पे विचार कीजिए। बोला यह एक 3 चरण वाला पुनः प्रयोज्य भारी उत्थान वाहन है जिसकी भूतुल्य काली स्थानांतरण कक्षा GTO तक पेलोड क्षमता 10 टन है। बोला इट इज ए 3 स्टेप रीयूजेबल हैवी लिफ्ट व्हीकल विथ ए पेलोड कैपेबिलिटी ऑफ 10 टन्स टू जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट। फिर बोला इट यूज लिक्विड हाइड्रोजन एज ए फ्यूल फॉर सेमी क्रायोजेनिक प्रोपल्सन, ठीक है, यह सेमी क्रायोजेनिक प्रणोदन के लिए ईंधन के रूप में तरल हाइड्रोजन का प्रयोग करता है। ठीक है दोस्तों, जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन हो ना, लिक्विड हाइड्रोजन, आपको पता है क्या लिक्विड हाइड्रोजन होता है? नहीं पता ना। नेक्स्ट जनरेशन व्हीकल जो है इसमें क्या होता है दोस्तों, छोटे छोटे जो सेटेलाइट्स होते हैं जो 10 टन के आसपास होते हैं, उसको हम लोग क्या करते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं जियो स्टेशनरी ट्रांसफ़र ऑर्बिट में। यह 3 स्टेज वाला होता है। सही बात है कि जैसे जैसे सेटेलाइट डेवलप होगा, पहले सिंगल स्टेज होता था, उसके बाद 2 स्टेज हुआ, अब जब जाके 3 स्टेज हुआ। ठीक है, तो ये आपका ग्रोथ हो रहा है सेटेलाइट का, तो ये एकदम सही बात है, 3 स्टेज का है। इसमें लिक्विड तरल हाइड्रोजन का प्रयोग नहीं करते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें किसमें का प्रयोग करते हैं, तो इसमें करते हैं सिविल एविएशन फ्यूल, जो हवाई जहाज में यूज़ करते हैं उसको यूज़ करते हैं। ठीक है ना, रिफाइंड केरोसिन का प्रयोग करते हैं। ठीक, हमारे ये जो है गलत होगा। तो कौन सा करेक्ट है दोस्तों, कौन सा सही है, केवल एक। समझे दोस्तों, इस तरह से पेपर को सॉल्व किया जाता है। अब देखिए, ऑपरेशन मेघ चक्र रिसेंटली सीन इन द न्यूज, बोल रहा हाल ही में सुर्खियों में रहा ऑपरेशन मेघ चक्र क्या है। तो जिस तरह समझिए यहाँ मेघ लिखा है, तो आप नाम से मत चले जाइएगा, आपको कंफ्यूज करने के लिए जान के देगा पहला ऑप्शन वर्षा से रिलेटेड, ये रिलेटेड, ताकि आप तुरंत देखो मार दो खट के। समझ में आ रहा है ना। मेघ का जो है दोस्तों, वो जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा कि पहला ऑप्शन कृषि से रिलेटेड है, तो ये एकदम गलत बात यहाँ पे। ठीक है ना, हम बेवकूफ़ थोड़ी है ना, फंस जाएंगे। फिर बोल रहा था सिंक्रोनाइज्ड मूवमेंट ऑफ स्मॉल आर्मी यूनिट्स, बोल रहा आर्मी यूनिट की समकालिक कार्रवाई। कुछ बढ़िया नहीं लग रहा है दोस्तों कि उसका ये क्या है कि आर्मी यूनिट को हम लोग मूव करेंगे, उतना भी ज़रूरी नहीं है ना ये चीज़। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर न्यूज़ में है, ठीक है, इसका मतलब वो फेमस चीज़ होगा, कुछ बढ़िया चीज़ होगा जो समाज उमाज के लिए रिलेटेड है। ठीक है, जिससे बहुत ज़्यादा प्रभाव हो रहा है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, वो सारी चीज़ पूछेगा। बोल रहा है बाल यौन शोषण सामग्री के प्रसार और साझाकरण के विरुद्ध एक अखिल भारतीय अभियान है, पैन इंडिया ड्राइव अगेंस्ट द सर्कुलेशन एंड शेयरिंग ऑफ चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज मटेरियल। देखिए दोस्तों, एकदम सही बात है, मेघ चक्र यही है। अब ये देखिए, ये जो ऑप्शन है ये कितना लंबा है ना। तो अगर आपको गेस करना है किसी ऑप्शन को लेके, तो ठीक है, तो यूपीएससी में किसी नाम को लेके गेस करना है, किसी ऑप्शन को लेके करना है, तो जो ऑप्शन या नाम लंबा होता है ना, अगर आपको पता है तो मारिए, और नहीं पता है तो आपको गेस करना है। तो जो लंबा नाम होगा, लंबा ऑप्शन होगा, जो ज़्यादा टेंडेंसी होती है उसकी सही होने की। ठीक है, ये सब ट्रिक है, ये आपको कोई बताएगा नहीं। धीरे धीरे क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, फिर आपका दिमाग उसी डायरेक्शन में काम करना चलेगा। ठीक है, फिर कोई बहुत ज़्यादा चीज़ इंपॉर्टेंट है, न्यूज़ में था, तो वो फालतू चीज़ से रिलेटेड नहीं होगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ से रिलेटेड होगा। आर्मी भी ज़रूरी है, लेकिन क्या चाइल्ड सेक्सुअल एब्यूज़ कितना बड़ा इशू है दोस्तों, है कि नहीं, यौन शोषण, है ना। तो हमारा ये आंसर होगा। फिर सीमा के लिए ड्रोन का ये सब कुछ उतना इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, इंपॉर्टेंट, लेकिन अगर देखोगे ये सब समाज से रिलेटेड जो डायरेक्ट आपको प्रभावित कर रहा है। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। तो इसको याद करिएगा, इंटरपोल जो है दोस्तों भारत में, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है पुलिस की, उसके मदद से भारत में लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत में शुरू हुआ है बच्चों के विरुद्ध जो शोषण होता है उसको खत्म करने के लिए। अगला है वाणिज्यिक पशुधन पालन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद रेफरेंस टू कॉमर्शियल लाइव स्टॉक रियरिंग कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, वाणिज्यिक और पशुधन, तो कॉमर्शियल कर रहे हैं मतलब व्यापारिक रूप से कर रहे हैं बेचने के लिए, और लाइव स्टॉक मतलब पशुओं के लिए कर रहे हैं। तो बोल रहा है यह पश्चिमी संस्कृतियों से प्रभावित है और इसमें फार्म भी अस्थायी होते हैं।
इट इज एसोसिएटेड विद द वेस्टर्न कल्चर एंड इज प्रैक्टिस्ड ऑन परमानेंट रेंजेज। तो आप देखोगे वीडियो में आपने बहुत सारे देखा होगा कि वेस्ट कंट्री में, यूरोप में, अमेरिका में वो लोग क्या करते हैं दोस्तों, बड़े बड़े उनका फार्म होता है और उसमें एक तरह का जानवर को लोग रखते हैं और उसका फिर जो है मीट बेचते हैं, फिर दूध भी उसका बेचते हैं। आप देखे होंगे वीडियो में, है ना। तो ये इंडिया का कल्चर नहीं है, वेस्टर्न कल्चर है। इंडिया में ऐसा था क्या कि हम लोग जो कोई भी किसान जो जानवर रखता था तो गाय भी रखता था, बकरी भी रखता था, हाँ, फिर उसके बाद भैंस भी रखता था, मुर्गी भी रखता था, तो एकदम मिक्स था, कोई एक चीज़ नहीं रखते थे, है ना। और हम लोग फार्म, उसके लिए अलग से फार्म नहीं रखते हैं, क्योंकि नहीं, हम लोग जो भी कृषि में से जो भी निकलता है काट के घास वास इधर उधर से उसको खिलाते, कोई उसके लिए फार्म नहीं रखते हैं। तो ये वेस्टर्न कल्चर है, एकदम ये सही है, ठीक है, लॉजिक यही बोलता है। फिर बोल रहा है कि इट इज़, यह एक विशिष्ट गतिविधि है जिसमें केवल एक ही प्रकार के पशुओं को पाला जाता है। मैंने आपको बता दिया कि एक ही तरह के जानवर को इसमें पालते हैं, क्योंकि ये कॉमर्स कर रहे हैं ना, हमारे घर के यूज के लिए थोड़ी करेंगे, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ यूज कर लेंगे। तो दूसरा भी सही है दोस्तों। उसके बाद इसमें मुख्य रूप से पशुओं के प्रजनन, आनुवांशिक सुधार और बीमारियों के नियंत्रण पर बल दिया जाता है। सही बात है, अगर आप पशु रख रहे हो और उससे आप पैसा कमाना है तो भाई उसका ब्रीडिंग पे ध्यान दोगे कि नहीं, उसके जेनेटिक इंप्रूवमेंट पे दोगे ना, ठीक है, और बीमारी के नियंत्रण पे दोगे, नहीं तो वो मर जाएगा ना और आपका ग्रोथ भी कम होगा। तो कौन सा सही है दोस्तों, तीनों सही है। तो लॉजिक के आधार पर हम लोगों ने क्वेश्चन को बना रहे हैं और आगे भी बनाएंगे, समझ में आ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 40। इस तरह से क्वेश्चन यूपीएससी का सॉल्व करते हैं, बात समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं। $100, ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन। $100 ई नायरा ई क्रोना न्यूज में था, ये क्या था, ठीक है। तो डॉलर लिखा है, डॉलर मतलब कोई देश का करेंसी होगा ना, जो उस देश का बैंक इशू किया करेगा, नहीं तो कुछ और नाम होता है दोस्तों, है ना। इंडिया रुपया, तो अगर रुपया से रिलेटेड कुछ नाम रखना है, जैसे कि सोने का रुपया, कुछ नाम रखना है, ठीक है, तो कौन रख सकता है, उस देश का ही सरकार ही तो रख सकती है ना, या उस देश का सेंट्रल बैंक रख सकती है ना, ठीक है। तो आप इसको ट्रिक लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये केंद्रीय बैंक के द्वारा, अब ई लगा हुआ है, ई मतलब क्या होता है, डिजिटल, इलेक्ट्रॉनिक, तो डिजिटल रूप में है, ठीक है। तो ये क्या है दोस्तों, केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्राएं। बात समझ में आया, कितना सिंपल सा क्वेश्चन था ना। डॉलर क्या है दोस्तों, एक मुद्रा है, ठीक है, और ई लग गया तो इलेक्ट्रॉनिक बन गया। और डॉलर का नाम रखना है कुछ चेंज करके, तो कौन कर सकता है, उस देश का सरकार ही तो कर सकती है, और कौन करेगा, सरकार नहीं तो बैंक करेगी, सिंपल सा फंडा है, ठीक है। तो 40 का आंसर क्या होगा दोस्तों, डी। तो आप याद कर लीजिएगा, $100 ई नायरा और ई कोरोना। हो सके फ्यूचर में आपको कोरोना पूछ दे कि ई कोरोना क्या है, तो ये भी एक सेंट्रल बैंक के द्वारा इशू डिजिटल मुद्रा है, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 41। तो ये मैंने आपको मृणाल सर के इकोनॉमी में पढ़ाया भी था कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने दक्ष लेके आया है, दक्ष नामक एक नई पहल की शुरुआत की है, किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। तो आरबीआई हाई लॉन्च्ड ए न्यू इनिशिएटिव कॉल्ड दक्ष, किस लिए। तो सिंपल सा बात था दोस्तों इसमें कि जो भी फाइनेंशियल एंटिटी है, ठीक है, वो उसको मॉनिटर करने के लिए किया है। फाइनेंशियल एंटिटी जो भी बैंक है, जो भी और भी संस्था है, जो वित्तीय संस्था है, उसको रेगुलेट करने के लिए आरबीआई ने लेके आया था क्या, दक्ष। समझ में आया, बहुत सा सिंपल सा क्वेश्चन है, मैंने आपको पढ़ाया भी था, ठीक है। तो मृणाल सर का अगर लेक्चर नहीं देखे हैं दोस्तों तो ज़रूर देखिए, उसका प्लेलिस्ट में बना दिया हूँ। और हम लोग उनका पीडीएफ में तकरीबन 1000 पेज का है, हम लोग 450 से ऊपर पेज को कर चुके हैं, ठीक है। और मार्च एंड तक या अप्रैल फर्स्ट वीक में आपको पूरा मृणाल सर का इकोनॉमी खत्म हो जाएगा। और आपको पता होगा कि मृणाल सर के इकोनॉमी से दोस्तों 20 से 25 क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है, ठीक है। और पॉलिटी से आपका 10 से 15 क्वेश्चन आता है। मतलब अगर आप पॉलिटी और इकोनॉमी दोनों को अगर स्ट्रॉन्ग कर लिए दोस्तों, तो आप आराम से 30 से 35 क्वेश्चन को प्रीलिम्स में ईपीएफओ में भी सही कर सकते हो, है ना। तो दोनों सब्जेक्ट पे आपका बढ़िया से पकड़ होना चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैं वही चीज़ पढ़ा रहा हूँ जिससे क्वेश्चंस पूछता है, आपको अगड़म बगड़म फालतू चीज़ नहीं पढ़ाऊँगा, ठीक है। क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है, तो मैं चाहता हूँ जो भी बच्चे मिडिल क्लास के हैं, संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब चाहिए, तो गवर्नमेंट जॉब उनको आसानी से प्राप्ति करने में मैं थोड़ा उनके आशा का किरण बन पाऊँ, थोड़ा सा उनको सहायता दे पाऊँ, ठीक है। जितना भी मेरे में कैपेसिटी है, जितना भी मैंने ज्ञान अर्जन किया, नॉलेज गेन किया, तो उसको मैं सोचता हूँ कि आप लोग को ट्रांसफ़र कर दूँ, ताकि आपका भी एग्ज़ाम आसानी से निकल जाए, जिस तरह मेरा सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 42 में। ये भी मैंने आपको मृणाल सर की इकोनॉमी में पढ़ाया था कि निम्नलिखित जल मार्गों के नौगम्य लंबाई के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। और बोला भी था कि भाई इसको याद कर लो कि कौन कौन सा वाटरवे राष्ट्रीय जलमार्ग का
लेंथ क्या क्या है थोड़ा पैटर्न देख लो। मैंने आपको बोला था, जो बच्चे देखे होंगे तो वो तुरंत याद कर लेंगे, हाँ सर ऐसा बोल रहे थे। तो अरेंज द फॉलोइंग वाटरवे इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नेविगेबल लेंथ, ठीक है। तो नेशनल वाटरवे 1 कोल्लम में, ठीक है। नेशनल वाटरवे 2 सदिया एंड डोबरी। नेशनल वाटरवे 4 गोदावरी टू कृष्णा। नेशनल वाटरवे 1 इलाहाबाद से हल्दिया, ठीक है दोस्तों। और हमको घटते क्रम में करना है। सबसे पहले पता देखिए, कोई चीज़ अगर इलाहाबाद, आप इसको लॉजिक पे भी बना सकते हो। कोई चीज़ इलाहाबाद से हल्दिया जा रहा है, इलाहाबाद कहाँ है दोस्तों? यूपी। हल्दिया कहाँ है? बंगाल। कितना दूर है ना। और ये हमारा सबसे फर्स्ट पे है लेंथ में, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे, ठीक है। उसके बाद मतलब मेरा डायरेक्ट आंसर निकल गया। फर्स्ट नंबर पे कौन होगा दोस्तों? 1। तो बोल रहा है घटते क्रम में, तो सबसे ज़्यादा क्या होगा? 4, ठीक है। 2 ऑप्शन में 4 है सबसे ज़्यादा, इसका मतलब ये और ये कट गए। अब हमको देखना है। उसके बाद देखिए कोट्टम एंड कोल्लम, ये कहाँ है दोस्तों? केरल में। केरल खुद ही कितना छोटा है ना। केरल कितना छोटा है, तो उसमें जो जलमार्ग बनाएंगे वो भी तो छोटा ही होगा। लॉजिक यही बोलता है ना। हम बोल रहे हैं कोई जलमार्ग आपका गोवा में है, तो गोवा में भैया जलमार्ग होगा तो कितना छोटा होगा? गोवा तो खुद ही छोटा है। उसी तरह केरल भी तो खुद ही छोटा है, ठीक है। असम सरिया ढुबरी कितना भी है तो भाई केरल से तो असम बड़ा ही एरिया में। और गोदावरी टू कृष्णा भाई ये तो बहुत बड़ा है। तो सबसे ज़्यादा क्या होगा दोस्तों? 4, फिर आपका 3, फिर आपका 2, फिर आपका 1। दिख रहा है आपको किस तरह से लॉजिक अप्लाई करता है? आपको नहीं पता था, फिर भी आपने एरिया, स्टेट का एरिया के हिसाब से सॉल्व कर दिया क्वेश्चन। तो यही चीज़ मैं आपको सिखाना चाहता हूँ, ठीक है, कि नहीं भी अगर आंसर पता हो तो लॉजिक अप्लाई कीजिए। और लॉजिक कभी भी दोस्तों गलत नहीं होगा, हमेशा लॉजिक सही होता है। बात समझ में आ रहा है दोस्तों? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 42 का ए। 4, 3, 2, 1। बात समझ में आ रहा है? सिंपल है, बहुत आसान सा क्वेश्चन होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे फिर उसी टाइप से। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो एक तरफ हमारा ग्लेशियर दिया हुआ है, दूसरी तरफ देश दिया हुआ है। एक तरफ हिमनद और दूसरी तरफ देश। बोल रहा है लैम्बर्ट हिमनद, लैम्बर्ट ग्लेशियर। हावर्ड हिमनद, हावर्ड ग्लेशियर। थ्वाइट हिमनद, अंटार्कटिका। तो कौन सा सही है दोस्तों? ठीक है, तो देखिए दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो आपका है लैम्बर्ट ग्लेशियर। और लैम्बर्ट ग्लेशियर को कौन नहीं जानता है दोस्तों? ये आपका अंटार्कटिका में है। मतलब पहला का होगा ये, ठीक है। इसका मतलब पता चल गया आपको कि जो अंटार्कटिका होना चाहिए वो किधर होना चाहिए? आर्कटिक अगर इधर हो गया है ना, तो जहाँ पे आर्कटिक है वहाँ पे अंटार्कटिक होगा। आर्कटिक मतलब कहाँ चला जाएगा? इधर, समझ रहे हो। और हावर्ड हिमनद कहाँ है दोस्तों? हावर्ड हिमनद आपका कहाँ है? नॉर्वे में, ठीक है। 1 मिनट रुकिएगा दोस्तों थोड़ा, तो इसको देखिएगा दोस्तों ध्यान से थोड़ा। सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है दोस्तों? मैंने बताया था आपको, सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन है पूरे विश्व का? लैम्बर्ट। और लैम्बर्ट कहाँ पे? अंटार्कटिका में। समझ में आया? उसके बाद हावर्ड हिमनद, इसके बारे में मुझे भी नहीं जानकारी है। हावर्ड हिमनद कहाँ है, ठीक है। थ्वाइट, थ्वाइट हिमनद कहाँ है? तो थ्वाइट तो अंटार्कटिका में, ये भी सही है। और लैम्बर्ट भी इसमें, ये भी सही है। हावर्ड हिमनद के बारे में जो है दोस्तों वो कहाँ है? हावर्ड हिमनद हमें याद रखिएगा आपका कनाडा ये सब के एरिया में है, यूएसए के एरिया में है, ठीक है। तो यूएसए कनाडा में है, नॉर्वे में नहीं है। तो हमारा ये भी गलत है और ये भी गलत है। लैम्बर्ट और थ्वाइट याद कर लो बच्चे। लैम्बर्ट और थ्वाइट जो ग्लेशियर है ये आपका कहाँ पे? अंटार्कटिका में, ठीक है। मुझे लग रहा है कि इस बार आपका ग्लेशियर से क्वेश्चन आएगा, क्योंकि अंटार्कटिका में भी बहुत बड़ा ग्लेशियर जो है दोस्तों टूट गया दिल्ली के साइज़ का, ठीक है। उसी से भी आप देख रहे होंगे बहुत सारे राज्यों में पानी बारिश हो रही है। तो क्या कारण था उसका? यही ग्लेशियर पिघलना एक बड़ा सा कारण था। तो आप ग्लेशियर से क्वेश्चन लोकेट कर लोगे कि पूरे वर्ल्ड में मेन ग्लेशियर कहाँ है। गूगल में सर्च करोगे इंपॉर्टेंट ग्लेशियर ऑफ वर्ल्ड, ठीक है, स्पेशली कहाँ पे? अंटार्कटिका और आर्कटिक में, तो आपको पता चल जाएगा। वैसे भी आप देखो ये 3 भी अगर आप याद करके चले जाते हो कि लैम्बर्ट और थ्वाइट आपका अंटार्कटिका में है, हम्बर्ट आपका यूएसए में है, तो भी आपका क्वेश्चन जो है दोस्तों बन जाएगा, ठीक है। तो कौन सा सही से मिले थे दोस्तों? केवल एक युग्म है ना, जो आपका कौन सा है? थ्वाइट, ठीक है। तो सिर्फ एक पेयर सही है, ओनली 1 पेयर करेक्टली पूछा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 44, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 44, ठीक। चलिए, तो बोला कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ है वर्षा जल संग्रहण तकनीक, रेन वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक, और एक तरफ है किस क्षेत्र में होता है? तो कुल, ठीक है। तो इसको आप नाम से भी पता चल सकते हैं दोस्तों। कुल आपको पता होगा
कुल जो है पश्चिम हिमालय में, वेस्टर्न हिमालय में कुल बोला जाता है। जहाँ पे हम लोग पानी स्टोर करते हैं जो सिस्टम, उसको वो क्या बोलते हैं दोस्तों? कुल बोलते हैं, कुल बोलते हैं, गुल बोलते हैं। ये सुने होंगे, जो पश्चिम हिमालय के एरिया को होंगे दोस्तों वो जानते होंगे कुल और गुल। जो पहाड़ी एरिया में रहते हैं, उत्तराखंड में जो रहते होंगे उनको पता होगा कुल और गुल बोलते हैं, ठीक है। खडीन, खडीन आपको कौन नहीं जानता दोस्तों कि खडीन जो है आपका किस में है? जैसलमेर में, ठीक है, सबको पता है। तो खडीन कहाँ है दोस्तों? जैसलमेर में। कुल कहाँ है? पश्चिमी हिमालय में। सही है, मतलब 1 और 3 हमारा सही है। जलवाहिकाएँ, इनंडेशन चैनल, इनंडेशन चैनल दोस्तों कहाँ है? इनंडेशन मतलब कहाँ? बाढ़ आना, है ना। तो इनंडेशन चैनल कहाँ है दोस्तों? बंगाल में। सिंपल है, कहाँ बाढ़ आएगा? फ्लड प्लेन कहाँ? तो इनंडेशन मतलब होता ही है जलवायु, इनंडेशन मतलब होता ही है पानी में डूबा होना, और यहाँ पे लिखा ही है फ्लड प्लेन ऑफ बंगाल, तो मतलब हमारा दूसरा भी क्या है दोस्तों? सही है। तो कितने सही सुमेलित हैं? 1, 2 और 3। तो कौन सा करेक्टली मैच है दोस्तों? बताओ। 1, 2 एंड 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 45। तो इस तरह से नाम के आधार पे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, ठीक है। अगला है निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। लौह इस्पात उद्योग और एक तरफ है संबंध लौह अयस्क उत्पादक क्षेत्र, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, ठीक है। एक तरफ क्या है? उद्योग, और दूसरी तरफ है कौन सा क्षेत्र इंपॉर्टेंट है? आयरन और के प्रोड्यूसिंग एरिया कौन सा है? तो देखिए विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील वर्क्स। तो विश्वेश्वरैया कहाँ है दोस्तों? कर्नाटक में, आपको पता है यहीं खेलते हैं ये विश्वेश्वरैया। और केमान गुंडी कहाँ है? कर्नाटक में, तो ये एकदम सही है, ठीक। टाटा स्टील प्लांट नोवा मुंडी, कौन नोवा मुंडी को दोस्तों कौन नहीं जानता है ना। नोवा मुंडी, बादाम पहाड़, ठीक है, ये सब उड़ीसा का एरिया है। और टाटा स्टील जो है यहीं से अपना आयरन ओर को ले जाती है और स्टील बनाती है, ठीक है। ये भी हमारा सही है दोस्तों। तो 1 भी सही है, 2 भी सही है, ठीक। तो कौन सा ऑप्शन सही दिया है? 1 और 2 दोनों, ये वाला 45 का होगा दोस्तों सी। इसका मतलब तीसरा भी सही है। इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, ये कहाँ है दोस्तों? सिंहभूम। तो सिंहभूम कहाँ है? उड़ीसा में। और नोवा मुंडी कहाँ है दोस्तों? मैंने बताया, सॉरी, सिंहभूम कहाँ है दोस्तों? ये तो मेरे राज्य में, झारखंड में, तो भूल नहीं गया था, थोड़ा जल्दी में सोच लिया जा कुछ और। तो सिंहभूम क्या है? झारखंड में। नोवा मुंडी कहाँ है? उड़ीसा में। केमान गुंडी कहाँ है? कर्नाटक में। तो तीनों हमारा सही सुमेलित है, 1, 2 एंड 3। करेक्टली मैच कौन है दोस्तों? तीनों, 1, 2 और 3, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46। खाद्य फसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग फूड क्रॉप्स। बोला शुगर के नीड्स एनुअल रेनफॉल एबव 200 सेंटीमीटर। गन्ने को 200 सेंटीमीटर से अधिक वार्षिक वर्षा की ज़रूरत होती है। दोस्तों 200 से अधिक वर्षा मतलब समझ रहे हो आप? जो वर्षावन को ज़रूरत होता है, इतना पानी गन्ना को नहीं चाहिए भाई, गन्ना हो जाएगा ख़राब। समझ में आ रहा है ना? गन्ना क्या हो जाएगा? ख़राब हो जाएगा। गन्ना को जो पानी चाहिए, देखिए 200 सेंटीमीटर यहीं है दोस्तों। 2 सेंटीमीटर वर्षावन में पाया जाता है। इंडिया में वर्षावन कहाँ मिलता है? अंडमान निकोबार में मिलता है। और कहाँ मिलता है? पश्चिमी घाट में मिलता है। तो और गन्ना कहाँ उगाते हैं बताइए तो? गन्ना उगाते हैं आपका यूपी में, बिहार में। बिहार में इतना बारिश होता है? 200 सेंटीमीटर नहीं होता है। तो क्यों होगा गन्ना के लिए इतना ज़्यादा? बात समझ में आया ना? इसका मतलब पहला एकदम गलत है। इसका मतलब 1 और 2 और 1, 2 और 3 दोनों गलत है। कौन सा सही है पूछा है, ठीक है। इसका मतलब 3 जो है मेरा सही है, 3 दोनों में है तो 3 सही है। 3 को तो चेक ही नहीं करना है कि तिलहन देश के कुल बोए गए क्षेत्र का 12% कवर करता है। ऑयल सीड्स कवर 12% ऑफ द टोटल क्रॉप्ड एरिया ऑफ द कंट्री। तो जितना एरिया में इंडिया में लगाए हैं, खेती करते हैं, उसका 12% एरिया पे तिलहन लगाते हैं, ऑयल सीड लगाते हैं। मतलब ये सही है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। फिर ये बोल रहा है चाय की झाड़ियों को उगाने के लिए वर्ष भर उष्ण और नम पाला रहित जलवायु की ज़रूरत होती है। तो टी बुशेस रिक्वायर्स ए वार्म, तो वार्म एरिया तो चाहिए इसके लिए, है ना। और फ्रोस्ट फ्री मतलब उसमें नम नहीं होना चाहिए, पाला नहीं होना चाहिए। पाला होगा तो भाई चाय का पत्ती ख़राब हो जाएगा ना। तो उष्ण साल भर कैसे चाहिए? वार्म चाहिए और मॉइस्ट चाहिए, ताकि चाय में खुशबू बरकरार रहे और चाय जो है ख़राब ना हो दोस्तों। ये हमारा सही है, ठीक है। तो 2 और 3 इसका आंसर होगा बी, ठीक है। इस तरह से लॉजिक भी अप्लाई करो और ज्ञान भी अप्लाई करो, क्वेश्चन के लैंग्वेज को देखो, ये सिखाना हमारा काम है। और वही हम धीरे धीरे आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी एग्ज़ाम होने में दोस्तों यूपीएससी प्रीलिम्स में अभी आपका 60 दिन से ऊपर टाइम है, ठीक है। तो बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और आपको एकदम मास्टर बना दूंगा प्रीलिम्स में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं।
इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ माइग्रेशन पैटर्न्स वर्ल्ड वाइड कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विश्व भर में प्रवास प्रतिरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, प्रवास में माइग्रेशन के रूप में क्वेश्चन पूछा है। बोल रहा है विश्व में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी चीन में रहते हैं। चाइना हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल इमिग्रेंट्स इन द वर्ल्ड। दोस्तों, कोई माइग्रेंट जो होगा प्रवासी किस देश में जाना ज़्यादा पसंद करेगा? जिस देश में शांति हो, जिस देश में सरकार निवेश को बढ़ावा दे, है ना, वहीं जाएगा ना। चाइना भैया कौन जाएगा जॉब करने? वहाँ तो धर के कूटता है, मारता है। वहाँ तो लोकतंत्र नाम का चीज़ ही नहीं है ना। वहाँ तो आप देखे थे कोविड में किस तरह से पकड़ पकड़ के लोगों को हॉस्पिटल में ज़बरदस्ती डाल रहा था। तो चाइना में क्यों जाएगा? सबसे ज़्यादा जो प्रवासी है दोस्तों, वो आपका चीन में नहीं, कहाँ है? यूएसए में है। समझ रहे हैं ना। वैसे भी देखिए चाइना में सबसे ज़्यादा कोई आदमी कहाँ जाना चाहेगा? आप घूमने के लिए कहाँ जाना चाहोगे बताइए? आप जाओगे थार मरुस्थल के बीच में रहोगे? नहीं ना। आप सूडान में जाओगे? नहीं ना। आप कहाँ जाना पसंद करोगे? हांगकांग। मतलब हांगकांग तो चाइना का पार्ट है, लेकिन हांगकांग में चाइना की गवर्नमेंट पूरा तरह से नहीं आते। आप जाना चाहोगे मलेशिया, आप जाना चाहोगे ब्रिटेन घूमने के लिए, यूएसए जाओगे। उसी तरह काम करने के लिए भी आप कहाँ जाओगे? अमेरिका जाओगे, ब्रिटेन जाओगे, जर्मनी जाओगे, सऊदी अरेबिया जाओगे। वहाँ पे तेल का है, पैसा खूब मिलता है ना। सबसे ज़्यादा प्रवासी कहाँ है दोस्तों? अमेरिका में, चाइना में नहीं। ठीक है, तो मतलब मेरा पहला गलत है। तो 2 ऑप्शन मेरा कट गया। तो जब भी आपको एक ऑप्शन गलत मिल रहा है तब तुरंत ऑप्शन में आ जाओ कि भैया अच्छा ये और गलत होगी। इससे आपको क्या होगा? मज़ा आ जाएगा कि अच्छा हमको 2 ही ऑप्शन में से चुनना है। ठीक है कि नहीं। विश्व में सबसे बड़ा डायस्पोरा भारत का है। ठीक है, कोई डाउट ही नहीं है। भारत के लोग सबसे ज़्यादा पूरे विश्व में हैं। ठीक है, एकदम सही है। उसके बाद सबसे ज़्यादा भारत के लोग हैं तो पैसा भी सबसे ज़्यादा कौन कमाएगा? भारत ने कमाएगा। तो इंडिया हैज़ बीन द टॉप रेसिपिएंट ऑफ रेमिटेंस इन 2021। एकदम सही। तो दोनों हमारा सही है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? 47 का बी। ठीक है, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 48। देखें किस तरह से लॉजिक अप्लाई करके क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है ना। और आप लोग बोलते हैं कि नहीं हम सब पढ़ के बनाएंगे। सब चीज़ पढ़ के आप नहीं सॉल्व करते। आप कितना पढ़ोगे? सबका लिमिट होता है ना पढ़ाई का। लेकिन लॉजिक अप्लाई करो, ट्रिक्स अप्लाई करो, लैंग्वेज को पकड़ो, क्या कहना चाह रहे, तब आसानी से बन जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा ऋतु प्रवास का वर्णन करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम बेस्ट डिस्क्राइब द ट्रांस ह्यूमन्स। अभी इंग्लिश में देखने से नहीं पता चल रहा क्या बोल रहा है, लेकिन इसमें पता चल रहा है कि ऋतु प्रवास का मतलब ये होता होगा कि ऋतु के अकॉर्डिंग लोग जो है माइग्रेट करते होंगे। यही इसका मतलब हुआ। तो कहाँ दिया है कि मौसम के अकॉर्डिंग? तो पढ़िए। तो बोल रहा है यह निम्न से उच्च प्रति व्यक्ति आय की और जनसंख्या का संक्रमण है। यहाँ बोल रहा है ऋतु और यहाँ बोल रहा है आय। लॉजिक नहीं बन रहा है, काटो इसको। यह प्रति भूमि का कृषि योग्य भूमि में परिवर्तन है। कोई कृषि का बात ही नहीं हो रहा है, ऋतु का बहुत बात हो रहा है। यह मौसमी चक्र में पशुओं को एक चारागाह से दूसरे चारागाह में ले जाने का कार्य है। तो यहाँ देखिए मौसम आ गया, यहाँ आ गया ऋतु, दोनों रिलेटेड है, सही होगा। ठीक है, अगला यह ग्रामीण से शहरी केंद्रों की ओर लोगों का प्रवास है। कुछ बात नहीं, इसको तो माइग्रेशन बोलते हैं, ऋतु प्रवास थोड़ी बोलते हैं। सिंपल माइग्रेशन होता है ये, है ना। तो ये भी नहीं होगा, मैंने बता दिया। पॉपुलेशन फ्रॉम लो टू हाई, ये भी नहीं होगा। फैलो लैंड से कल्टिवेटेड लैंड में जाना, ये है कि इट इज़ द प्रैक्टिस ऑफ मूविंग लाइव स्टॉक फ्रॉम वन ग्रेजिंग ग्राउंड टू अनदर इन ए सीजनल साइकिल। यही सही बता रहा है। तो आप जब भी जो भी बच्चा जिसको आपको इंग्लिश का टर्म नहीं समझ में आ रहा हो, तुरंत आप उसका हिंदी देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा। आप सिंपल अगर जो हिंदी पढ़ता फटाक के मार देता, ये सही है मेरा, सी, है ना। भले आपको ट्रांसह्यूमेंस नहीं का मतलब है, फिर भी आप बना के जाओगे। समझ में आ रहा है। तो ऋतु प्रवास का मतलब क्या हुआ? आपकी करता कौन है दोस्तों? एक ऋतु से दूसरे ऋतु में जब चेंज होता है तो लोग माइग्रेट करते हैं। ऐसा कौन करेगा? जहाँ पे सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ती होगी और गर्मी भी बहुत ज़्यादा, गर्मी पड़ती होगी कम। तो सर्दी में क्या होगा दोस्तों? जैसे पहाड़ में जो लोग रहते हैं, तो पहाड़ में सर्दी में बहुत ठंडा हो जाता है पहाड़, है ना। तो चारगाह जो रहता है उत्तराखंड हिमाचल में, तो उनके लिए पूरा तो जम जाएगा, घास वास के इर्द गिर्द घास खराब हो जाएगा। तो गर्मी के दिन में दोस्तों ये लोग पहाड़ पे चले जाते हैं ताकि आराम से रहे। ठीक है, और सर्दी के दिन में ये लोग आ जाते हैं समतल भूमि में, ताकि पहाड़ में तो बर्फ़ जमा है ठंडा में, तो वो लोग समतल भूमि में आ जाएगा दोस्तों। समझ में आया। तो इसका जो आंसर होगा 48 का सही होगा। ठीक है, 49 का है क्वेश्चन कि क्राग नहर एक मेगा परियोजना है जो निम्नलिखित में से किसके बीच एक नया समुद्री मार्ग प्रदान करती है। द क्राग कैनल इज ए मेगा प्रोजेक्ट दैट प्रोवाइड्स ए न्यू मैरीटाइम रूट बिटवीन। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, करा नाम कैसा लग रहा है आपको दोस्तों? क्या आपको ये गल्फ ऑफ एडन कहाँ है? मुस्लिम देश के आसपास। तो करा मुस्लिम नाम है? नहीं, काटो आप इसको। ठीक है, समझ में आया। टोंकिन की खाड़ी और
दक्षिण चीन सागर, साउथ चाइना सी। तो यहाँ जो भी होगा वो कैसा नाम होगा दोस्तों, नाम कैसा होगा, चाइनीज़ नाम होगा, ये भी हमारा नहीं है। फिर बोल रहे नॉर्थ सी एंड बाल्टिक सी, यहाँ पे जो दोस्तों नाम होगा वो कैसा होगा, अंग्रेजी नाम होगा। जैसे यहाँ पे बेरिंग स्ट्रेट है, बेरिंग अंग्रेजी नाम है ना, तो ये भी हमारा नहीं होगा। नॉर्थ सी कहाँ है दोस्तों, अमेरिका के आसपास है ना, यूरोप का जो ऊपर वाला पार्ट है वहाँ नॉर्थ सी है। बाल्टिक सी भी उधर ही है, बाल्टिक देश बोलते हैं, तो वहाँ भी अंग्रेजी नाम होगा या उस देश का यूरोप वाले नाम होगा। कराक कैनाल तो थाईलैंड की खाड़ी और अंडमान सी को जोड़ती है, ठीक है। मैप देखोगे तो ये हमारा अगर ये आपका थाईलैंड है इस टाइप का, तो यहाँ पे आपका कौन है, अंडमान सी। यहाँ पे कौन है आपका, थाईलैंड की खाड़ी, और यहाँ पे कौन क्या है, अंडमान सी। तो हम लोग बोल रहे हैं कि हम लोग जो है एक कैनाल बना लेंगे, मतलब ज़मीन को तोड़ के अंदर से एक पाइप बिछा के नहर बनाएंगे। तो इससे क्या होगा कि आपको पता है यहाँ पे क्या है, स्वेज नहर। तो हम लोग को घूम के जाना पड़ता है, कोई को यहाँ जाना है तो घूम के इस तरह से जाएगा, और अगर नहर कर देंगे तो इधर से सीधा निकल जाएगा, समझ रहे। तो इस पर ये बात हो रही है कि हम लोग जो है करा नहर बनाएंगे। बात समझ में आया, सिंपल क्वेश्चन था, नाम से आपने बना लिया, ठीक है। ये आपको तुरंत ये सब नहीं आएगा टेक्निक, धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एक पैके आपका तुरंत जो है धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो जो है आपका इसी लाइन पे आप सोचने लगोगे, है ना। जिस तरह एक कुआं होता है दोस्तों, और यहाँ से आप बाल्टी से अगर कुआं से पानी भर रहे हो, ठीक है, ये आपका कुआं है, ठीक है, पानी भर रहे हो तो देखते हो ना कि रस्सी से यहाँ पे कुआं में छेद हो जाता है उसके जो है सीमेंट में, पत्थर में। अगर शुरू में ही रस्सी बोलेगा नहीं हमसे नहीं हो पाएगा, हम थोड़ी कर पाएंगे, लेकिन रस्सी ने मेहनत कर करके दोस्तों इसको क्या कर दिया, उसको पत्थर को भी चीर दिया, है ना। उसी तरह मेहनत अगर आप करते रहोगे, आप यूपीएससी के भी क्वेश्चंस को चीर के रख दोगे दोस्तों, ठीक है। मेहनत करते रहिए, मैं जो पढ़ाता हूँ आप उसको ध्यान देखिए किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होता है, आपका जरूर यूपीएससी प्रीलिम्स और ईपीएफओ निकलेगा दोस्तों, ठीक है। बस आप इस चैनल को कंटिन्यू मेंटेन करके बने रहना, ठीक है ना। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आज का, कि निम्नलिखित लौह इस्पात संयंत्रों को उनकी अवस्थिति के अनुसार पश्चिम से पूर्व की ओर लगाइए, मतलब वेस्ट टू ईस्ट आपको लगाना है। अरेंज द फॉलोइंग आयरन एंड स्टील प्लांट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, तो वेस्ट से ईस्ट आपको लगाना है। तो रत्नागिरी, सिंपल सा बात है, रत्नागिरी कहाँ है दोस्तों, नाम देखोगे तो रत्नागिरी कहाँ है आपको, महाराष्ट्र में। दुर्गापुर, दुर्गा पूजा कहाँ होता है दोस्तों, वेस्ट बंगाल में, तो दुर्गापुर कहाँ है, वेस्ट बंगाल में। राउरकेला कौन नहीं जानता है, उड़ीसा। भिलाई कौन नहीं जानता है, छत्तीसगढ़ में। तो वेस्ट में सबसे पहले क्या पड़ेगा, पश्चिम में महाराष्ट्र, फिर आप कहाँ होगे दोस्तों, छत्तीसगढ़, फिर कहाँ होगे, उड़ीसा, और फिर आओगे वेस्ट बंगाल, है कि नहीं। तो 50 का आंसर होगा दोस्तों, सबसे पहले वेस्ट में आएगा आपका रत्नागिरी, ठीक है। फिर आप आओगे क्या, भिलाई, फिर आप जाओगे किधर, राउरकेला, और फिर जाओगे दुर्गापुर। इंडिया का अगर मैप बनाओगे तो यहाँ पे आपका रत्नागिरी, यहाँ पे आपका छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, और लास्ट में है आपका दुर्गापुर यहाँ पे बंगाल में। तो वेस्ट से ही जाओगे तो ये हमारा वेस्ट है, ये ईस्ट है, तो ऐसे आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। 1 3 4 2 इसका आंसर होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन दोस्तों हम लोग यूपीएससी का बनाते हैं, ठीक है। तो आप देखो कि आपको जो बना रहे हो क्वेश्चन, तो क्या इसमें मैं ज़्यादा नॉलेज का यूज कर रहा हूँ वहीं पे जहाँ पे रिलेवेंट है। बाकी जगह अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप लॉजिक और ट्रिक्स का अप्लाई कीजिए, लैंग्वेज को पकड़िए कि किस तरह से यूपीएससी आपको फंसा रहा है ऑप्शन में, है ना, क्वेश्चंस में। तो धीरे धीरे करके ये आपका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगा दोस्तों, जो कि आपने अभी शुरू किया है, ठीक है। और अभी 300 से 350 क्वेश्चन हो चुके हैं, धीरे धीरे और स्ट्रांग। अभी हमारे पास 2 महीना है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए, और ईपीएफओ के लिए कम से कम समझ लीजिए अभी से लेकर 3 महीना है। तो मेहनत करेंगे, सक्सेस ज़रूर मिलेगी। मैं अपना जी जान लगा दूंगा, खूब मेहनत करूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को सफलता मिले और आप लोग को जल्दी से गवर्नमेंट जॉब करें और खुश रहें, माँ बाप का सपना पूरा करें खुद का मेहनत के दम पे। और मेरे जो मेहनत है, भगवान का जो आशीर्वाद है, माँ बाप का जो प्यार है, उसके बदौलत आप सफलता प्राप्त करेंगे, यही भगवान से मंगल कामना है। इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पेंड करता हूँ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। इसका PDF मैं आपको अभी से थोड़ी देर में भेज देता हूँ, ठीक है। ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।